सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड अर्थात बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 51 तक हो चुका था। देखिए, प्रश्न नंबर 51 तक कराया जा चुका था। आज प्रश्न नंबर 52 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक, आशा करते हैं कि आप लोग 51 प्रश्न तक बहुत अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। उसके बाद अब हम 52 नंबर से स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। तो आपका एग्जाम का डेट भी आ गया है कि 4, 5, 6 आपका एग्जाम का होना है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल लग जाइए, अच्छी तरीके से लग जाइए और मैथ में काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका मैथ का नंबर अच्छा हो और किसी का बैक ना लगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए, क्योंकि आपका फोर्थ सेमेस्टर है। इसके बाद भगवान ना करे कि फिर से एग्जाम देना पड़े। ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के साथ ऐसा होगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो में। प्रश्न है, करा है, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका माध्यिका पूछ रहा है। तो देखिए, माध्यिका के लिए दो फार्मूला बताया गया है। आप जब पढ़ते हैं तो एक होता है सम पदों के लिए और एक होता है विषम पदों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे पदों की संख्या हम काउंट कर लेंगे, उसको फार्मूला लगा के सवाल को लगा लेंगे। ये सब करने से पहले हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में रख लेते हैं। आरोही या अवरोही किसी क्रम में रख लीजिए आप। आरोही क्रम में रखेंगे। तो आरोही क्रम में जब हम इसको रखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी, जीरो है। जीरो, एक, उसके बाद क्या है, एक के बाद तीन है, तीन, तीन के बाद चार है, चार के बाद क्या है, पांच है क्या, पांच नहीं है। तो छह कितनी बार है, चार बार छह, एक दो तीन चार, छह, 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 छह। उसके बाद क्या है, नौ है। नौ कितनी बार है, एक दो बार नौ है, एक दो बार। अब पदों की संख्या काउंट कर लीजिए। पदों की संख्या, जो हमारी पदों की संख्या होगी यही निर्धारित करेगी कि हमको कौन सा फार्मूला इसमें लगाना है। तो देखिए, पदों की संख्या कितनी थी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, छूट रहा है क्या कोई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक छूट रहा है कोई। एक तीन कितनी बार है, एक दो बार तीन है, एक यहाँ तीन छूट रहा है, एक तीन और लिख लो। ठीक है, 11 हो गया। तो पदों की संख्या कितनी है, 11, जो कि क्या है, विषम है। क्या है, विषम। अब विषम पदों के लिए माध्यिका बराबर होता है, विषम पदों के लिए माध्यिका इक्वल टू होता है, माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद, वां पद, यही होता है। तो n की वैल्यू कितनी है, 11, 11 प्लस एक के बटा कितना हो जाएगा, दो। तो 11 एक कितना हो गया, 12, कितना हो गया, 12, 12/2, दोवां पद। तो कितना आ गया, दो छंग 12, छठवां पद। जो छठवां पद होगा वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो छठवां पद देखिए, खोजिए कौन सा, एक दो तीन चार पाँच छह, यानी छठवां पद क्या है, छह है। तो छठवां पद क्या है, छह है। तो माध्यिका बराबर कितनी हो जाएगी, माध्यिका बराबर भी कितनी हो जाएगी, छह हो जाएगी, है ना। माध्यिका कितनी हो जाएगी, छह हो जाएगी। जो जो ये पद है, उसी पद को हम आरोही क्रम वाले में काउंट कर लेंगे, जिस पे आएगा वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। अगर सपोज दैट यहाँ पांचवा आता तो इसका आंसर क्या होता, माध्यिका चार होता। ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न करा है, कर्णीगत राशियां लिखिए। देखिए, कर्णीगत राशियां का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू कर्णी के अंदर लिखी हो, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, है ना, अंडर रूट 6 हो गया, ये सब क्या है, ये कर्णीगत राशियां हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं कर्णीगत राशियां। चलिए, घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, आपको पता है घनमूल निकालने की दो विधि है। एक गुणनखंड विधि होती है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है लघु विधि, जिसको बोलते हैं भाग विधि, लघु
विधि। ठीक है, दूसरा होता है। तो बस यही पूछना है। पूछ रहा है कि घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, तो घनमूल निकालने की दो विधियां हैं, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न कर रहा है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया है 1232 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो त्रिज्या कितनी होगी। और जबकि पाई की वैल्यू कितना दे रखा है, पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7। देखिए लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, आप लिख लीजिए। लंबवृत्तीय लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसी वैल्यू को रखना है, आंसर आ जाएगा। हाइट दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, आयतन v दे रखा है 1232 दिया है, और हाइट भी दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। और ये आयतन क्या दिया है, 1232 वर्ग सेंटीमीटर दिया, जबकि गलत दिया है घन सेंटीमीटर। आयतन है तो घन सेंटीमीटर होगा, है ना, क्या होगा यहाँ पे, घन सेंटीमीटर। चलिए आयतन दे रखा है 1232 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 कह रहा है। पाई की वैल्यू यहाँ दे रखा है, मान रख लीजिएगा। आर की वैल्यू, त्रिज्या निकालनी है, आर स्क्वायर ऐसे रहेगा। एच की वैल्यू कितनी है, 24। तो देखिए काटिए, कुछ कटेगा, हाँ कट जाएगा। 3 अट्ठे 24, 8 हो गया। और 7 का इधर गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1232 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, ये 22 और 8 चले आएंगे नीचे। 22 इंटू 8 नीचे चलाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखिए इसको काटिए, देखिए किससे कटता है। अगर इसको काटेंगे तो देखिए काट दीजिए। दो से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 1 का 2, 2 छंग 12, ठीक हो जाएगा, 2 11 हो गया। चलिए दो से काट लीजिए, अगर चार से काटते हैं तब 4 3 12, 4 अट्ठे 32, चार से काट दीजिए, 4 दूनी 8, और कितना हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। और 4 अट्ठे 32, ठीक है, 308। फिर दो से कटेगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, काट दीजिए दो से। 22 से कटेगा क्या, 22 1 का 22, 22 8 30, 22 चौक 88, बिल्कुल कट जाएगा, ये 308 22 से ही कट जाएगा। 22 1 का 22 हो गया, बचा कितना, 8। 22 चौका 88 हो गया, 14 हो गया। फिर दो से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, आर यानी बचा कितना, 7 इंटू 7 बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो ये कुल मिला के आपको यहाँ कैलकुलेशन करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, भाग और गुणा करने की थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप सवाल को बड़े आराम से लगा लेंगे, कम समय में लगा लेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, उसी काटने में ही आपको 2 से 3 मिनट लगा देंगे, है ना। तो जितना आप 60 काटने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका आसानी से आंसर आएगा। और दूसरी चीज, समय की बचत होगी। अगला प्रश्न कह रहा है, एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई दिया है 60 सेंटीमीटर, और उसके आधार का व्यास दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर। तिर्यक की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए सबसे पहले फार्मूला होता है, ये देख लीजिए। शंक्वाकार, शंख के आकार का है, शंक्वाकार तिर्यक ऊंचाई हो जाता है, फार्मूला होता है, वो होता है तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई जानते हैं आप, ये होता है। तो एच की वैल्यू, टंकी की ऊंचाई कितनी वैल्यू दी है, 60 का स्क्वायर, और प्लस आर की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ व्यास दे रखा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, व्यास दिया है 64। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, यानी त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा। व्यास बोले तो डी, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64। 64 के बटा कितना हो जाएगा, 2, काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। त्रिज्या आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर 32 सेंटीमीटर आ गया, है ना। त्रिज्या कितनी हो गई, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ 32 क्या कर लेंगे, 32 का स्क्वायर, करड़ी लगी रहेगी, बराबर हो जाएगा इधर नीचे, 6 6 के 36, यानी कितना हो गया, 3600 हो गया, ये हो गया 3600। और प्लस 32 32 हमें कितना, 3 3 तिरिक का 900, और दो ये 4 24, यानी 1000 कितना हो जाएगा, 1024, ये हो गया। तो जोड़ देंगे, तो 36
और 1000, 36 एक 37 से कितना हो गया? 36 और सॉरी 36 10 46, 4624 हो जाएगा। 4624। अब ये किसका वर्गमूल? एल। अब यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे तो कितने का होगा? 60 का करेंगे तो छछा का 36, 3600 हो गया, यानी 60 से ऊपर का ही होगा। अगर 65 का करेंगे तो 65 का अगर करते हैं वर्गमूल, 65 पचाम 25, 5 छंग 30, 30 30 दो 32 हो गया, और 6 पंचे 30, छछा 36, 36 और 3 39, 5 हो गया, 2 हो गया, 9 3 12 हो गया, 3 1 4, यानी कितना आया? 42 25 आया, जबकि क्या है? 46 24 है, यानी 65 का भी नहीं होगा, 66 67 में भी ये 68 का होगा। कितना होगा? कितने का होगा? 68। हाँ, 8 ठाई 64 हो जाता है। 68 अगर करेंगे तो 68 का, तो 8 ठाई 64, चार बच रहा है, तो ये 4 बच रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये 68 का ही होगा। 68 आप लोग करके देख लीजिएगा। 68 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई कितनी आ गई? 68 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है। लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दे रखा है तथा उसकी ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर वही तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा है, तो लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दिया है, यानी डी बराबर दे रखा है कितना? 4 सेंटीमीटर मीटर। अगर हम यहाँ से इसका त्रिज्या निकालना चाहें, आर निकालना चाहें, तो इसका आधा हो जाएगा। तो डी बटा क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, तो बराबर 4 के बटा कितना? 4 के बटा 2, तो बराबर 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। और ऊंचाई एच बराबर दे रखा है कितना? एच बराबर 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाता है, फार्मूला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? एच की वैल्यू 23 दिया है, 23 का स्क्वायर, और प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर। अब आपको 23 का वर्गमूल पता होना चाहिए कि 23 का वर्गमूल कितना होता है। 23 तेईस में 3 त्रिक का 9, 529 होता है। कितना? 529। वर्गमूल अगर आप याद कर रहेंगे, कम से कम 30 35 40 तक याद रहेगा, तो आसान हो जाएगा सवाल लगाने में। और प्लस कितना हो गया? 4 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो 9 4 13 हो गया, 2 1 3 हो गया, और 5 हो गया। 500 कितना आ गया? 33। एल बराबर 533। तो ये 533 किसका वर्गमूल है? अगर 533 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा संभवतः 23। ये किसी पूर्ण वर्ग का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, संभवतः कुछ समथिंग आएगा। 23 तेईस में 3 त्रिका 9, तीन तीन दूनी 6, और 23 दूना 46, 9 6 6 12, और 4 1 5, 529 हो रहा है, और ये 533 है। समथिंग ये 23.0 करके समथिंग आएगा। 8 64, 6 या 7 आएगा, 7 उत आएगा। ठीक है, तो 7 उत करके आएगा ऐसे ही। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आएगी? 23 इतना समथिंग आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। इतना आप लिख देंगे तब भी आंसर गलत नहीं होगा। चलिए, कह रहा है दी गई संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए। इसका कह रहा है औसत मान बताइए। तो देखिए, औसत मान के लिए पूछ रहा है तो कुछ नहीं होता है। औसत मान के बराबर होता है क्या? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, जितनी संख्या दी है। तो औसत मान, औसत मान बराबर संख्याओं का, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्या। तो संख्याओं का योग जोड़ लीजिए। 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5, और बटा कितना हो जाएगा? देखिए कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे हम, तो कितना होगा? 7 4 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 5 30, कितना हो जाएगा?
30 के बटा कितना हो गया, 6, 6 पंचे 30, औसत मान कितना होगा, 5 हो जाएगा। औसत मान कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ औसत मान 5। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 4 11 सही है ना, 7 4 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 2 20, 5 25, 25 5 30, 30/6। ठीक है, औसत मान 5 हो गया। फिर कह रहा है दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3 अनुपाते क्या दिए हुए हैं, 3 अनुपाते 2 के अनुपात में है, उनकी इकाइयों नहीं, उनकी ऊंचाइयों में, यहाँ कट गया है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। बेलन के व्यास दिया है, 3 अनुपाते 2 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। बेलन है, अगर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो त्रिज्या मेरा क्या हो जाएगी, त्रिज्या जो है आर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि उसकी ऊंचा, बेलन की पहले हम बात कर लेते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, सॉरी, बेलन, तो पहले त्रिज्या R1 हम बात कर लेते हैं, पहले बेलन का आयतन, और फिर दूसरे बेलन की जब बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर एच हो जाएगा, है ना। पहला बेलन, यहाँ लिख लीजिए पहले बेलन का, फिर दूसरे बेलन का आयतन, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात पूछा है, H1 मान लीजिए और H2 मान लीजिए। ठीक है, तो अब अनुपात निकाल दे तो ये हो गया V1, यानी ये V1 है और ये क्या है, V2 है। तो आप कर लेंगे V1/V2 अनुपात बराबर कितना, पाई R1 का स्क्वायर H1 और बटा पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई भैया कैंसिल हो गया, बचा क्या, V1/V2 इक्वल टू, देखिए त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, सॉरी व्यास का अनुपात दे रखा है, व्यास जो है 3 अनुपात, यानी D1/D2 दिया है, जो वो है 3 अनुपाते 2 दिया है। अगर हम त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना चाहें, पहले की त्रिज्या हम बात करना चाहें तो कितना हो जाएगी, पहले की त्रिज्या वो 3 बटा क्या हो जाएगी, या तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, इसी को 2R कर लीजिए, आसान हो जाएगा। इसी जो त्रिज्या दिया है ना, इसी को व्यास बना लीजिए, आपको आसानी होगी। यानी आप यहाँ क्या कर लीजिएगा कि हम यहाँ ये दिखा देते हैं कि R1 इक्वल टू 2D और R2 इक्वल टू 2D1 बात कर ले, और R2 इक्वल टू क्या, 2D2, ये बात कर ले, तो यहाँ से रख दीजिए, वो हो जाएगा 2D1/2D2, इसका भी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इंटू H1/H2। आसानी होगी आपको सवाल लगाने में, यानी कि हम जो ये 2D1 R1/2D1 इसलिए किए हैं क्योंकि इसको व्यास में कन्वर्ट कर दिए हैं, फार्मूले को हम व्यास में कन्वर्ट कर दिए, तो ये दो वाला से दो वाला कैंसिल हो जाएगा, तो D1 और D1/D2 अब व्यास हो गया ना, तो अब व्यास का अनुपात कितना दिया है, 3 अनुपाते 2, तो यहाँ आप रख लेंगे 3/2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। आयतन का अनुपात दिया है क्या, आयतन समान है, यानी आयतन क्या है, समान है, तो V1 यहाँ, अब यह आयतन समान होने के लिए मतलब V1 बराबर V2 बराबर क्या हो जाएगा, V, यानी आयतन जब समान है तो ये सब क्या हो जाएंगे, V हो जाएंगे, V हो जाएगा, तो V से हमसे कोई अब मतलब है नहीं, तो H1 हमारा जो हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 के बटा 3 त्रिक के 9, बराबर कितना हो गया, H1/H2, यानी जो हमारा हाइट का अनुपात आ गया, वो कितना आ गया, 4/9। H1/H2 हाइट का अनुपात कितना हो गया, 4/9, क्योंकि आयतन बराबर है, आयतन होने से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी हाइट का अनुपात आ गया 4/9। ठीक है, देख लीजिएगा प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया कि नहीं, नहीं पूछा गया है प्रश्न, लेकिन इम्पोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है।
फिर अगला कह रहा है एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, किसकी बनी है, लोहे की बनी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना होगा। एक खोखली बेलनाकार है, कैसा है, बेलन कैसा है, खोखला है। तो खोखले बेलन का आयतन का सबसे फार्मूला होता है, खोखले बेलनाकार नली यानी लोहे की, जो लोहे की बनी है, खोखले लोहे का आयतन, आयतन बराबर होता है पाई R1 का स्क्वायर H1 का स्क्वायर, सॉरी H1 स्क्वायर नहीं, H1 माइनस पाई R2 का स्क्वायर H2। जैसे वो बेलन होता है वही खोखला बेलन है। एक बेलन ठोस होता है, एक बेलन क्या होता है, खोखला बेलन टाइप होता है ना। तो वही चीजें है, खोखला टाइप है ये, खोखला टाइप है। तो फिर इसमें दो त्रिज्या होगी और दो ऊंचाई भी हो जाएगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। कह रहा है कि ये 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास, व्यास दिए हुए हैं, यानी बाहरी व्यास दिया है डी इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास इसको D1 मान लेते हैं, और D2 दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो R1 अगर निकालेंगे तो इसका आधा 4 सेंटीमीटर, और अगर R2 निकालेंगे तो इसका आधा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए वैल्यू को रख लीजिए। इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना, आयतन पूछ रहा है। पाई पाई यहाँ अगर हम कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर H1 माइनस R2 का स्क्वायर H2 बच जाएगा, है ना। तो उसके बाद लोहे की बनी 20 सेंटीमीटर लंबी, ये जो लंबाई है दोनों के लिए लंबाई वही रहेगी। लंबाई पहले वाले के लिए भी लंबाई 20 रहेगी और दूसरे वाले के लिए भी लंबाई कितनी रहेगी, 20 ही रहेगी। इसमें H1 और H2 भी आप कॉमन ले सकते थे। फिलहाल चलिए ऐसे इसको रहने दीजिए। और R1 की वैल्यू कितना रखेंगे, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और H1 का वैल्यू 20 हो जाएगा, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, 3, 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, इंटू H2 की वैल्यू कितनी है, 20, क्योंकि हाइट दोनों की बराबर है। तो पाई का मान रख दीजिए 22/7, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 16, 160 माइनस 9 दूनी के 18, कितना, 180। तो कितना आया, ये हो गया 22/7 इंटू 180 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, -20 आएगा। कितना आ जाएगा, -20। गुणा कर दीजिए, 22 दूना 44, 440 के बटा कितना, 7। क्या, माइनस में, लेकिन माइनस से कोई मतलब नहीं, आयतन से कोई मतलब माइनस से नहीं है। ठीक है, चलिए यही आपका आंसर हो गया, 440/7। यहाँ माइनस माइनस, आयतन से माइनस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए 440 को बट्टा कितना हो गया, 7 आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न कर रहा है गुणनखंड कीजिए। कह रहा है ऐसा गुणनखंड करना है। गुणनखंड किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखिए ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण ऐसे पहचाना जाएगा क्योंकि यक्स पे मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। जो यक्स पे मैक्सिमम घात होती है उसी को हम बोलते हैं। अगर 3 घात होता है मैक्सिमम तो त्रिघात का समीकरण हो जाता, 4 होता तो चतुर्थ मूल का समीकरण, चतुर्थ घात का समीकरण हो जाता। लेकिन मैक्सिमम घात कितनी है, 2, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारा नियम ये कहता है कि जो अचर पद है, अचर पद का गुणा गुणा यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करना होता है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, 12 का गुणा 1 में होगा, 12 1 का 12, 12 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 7 आ जाए। तो आपको पता है कि 4 तिहाई 12 और 4 3 7, यानी हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और प्लस कितना, 12। तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 4 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस अंदर के चिन्ह को बदल देगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो जो इस कोष्टक में वही इस कोष्टक में भी आया है, तो हम लिख सकते हैं दोनों कोष्टक में से एक को निकाल सकते हैं, यक्स माइनस 4, और अगले कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, यक्स माइनस 3। यही इसका गुणनखंड होगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है यक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड, ये भी द्विघात समीकरण है।
ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, इसको भी हल करना है। यक्स स्क्वायर प्लस 9 यक्स प्लस क्या 20। तो 20 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 9 आ जाए, तो 5 चौके 20, 5 4 9 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 4 यक्स और प्लस कितना 20। देखिए 5 चौके 20 और 5 4 9, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यक्स प्लस 5 बच जाएगा। और प्लस कितना यहाँ कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो 4 5 20, यक्स प्लस क्या बच जाएगा 5। देखिए द्विघात समीकरण की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो जो द्विघात समीकरण अगर हम लगाए हुए हैं तो जो इस कोष्टक में आया है वही इस कोष्टक में भी आना चाहिए। अगर कहीं से भी कोई चिन्ह में भी कोई परिवर्तन है तो हमारा द्विघात समीकरण सही नहीं है। यानी चिन्ह सहित लेकर के सारे अंक सहित बिल्कुल वही आना चाहिए, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5 दोनों में वही आ रहा है, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण सही है। और दोनों में से किसी एक को लिख लिया जाता है, तो हम लिख लेंगे एक्स प्लस 5 लिख लेंगे और अगले कोष्टक में एक्स प्लस 4 वाला लिख लेंगे, यानी एक्स प्लस 4 ये वाला एक्स प्लस 4। ठीक है, यही गुणनखंड कीजिए, यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा sin 3 थीटा प्लस sin थीटा। हमने आपके लिए एक ट्रिग्नोमेट्री का अलग से वीडियो बनाया है, वहां पे फार्मूले भी बताए गए हैं और ये सवाल भी बताया गया है। फिलहाल मैं इसको फिर से बता देता हूँ, ये cos c प्लस cos d का सूत्र वाला फार्मूला है, cos c प्लस cos d का। तो अगर आपको cos c प्लस cos d का फार्मूला पता है तो सवाल लग जाएगा, नहीं तो हम बता देते हैं, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बताएं फिर से बता दे रहे हैं। cos c प्लस cos d, ये ऐसे है, cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos 2 cos c प्लस d अपॉन 2, फिर cos c माइनस डी अपॉन 2। ठीक, ये फार्मूला होता है cos c प्लस cos d का। उसका नीचे साइन सी प्लस साइन डी का है, नीचे साइन सी प्लस साइन क्या डी बराबर, इसका फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोष्टक बंद, फिर cos सी माइनस डी अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले को ले आकर के रख दीजिए, मैं डायरेक्ट फार्मूला रख रहा हूँ। ये cos c प्लस cos d का फार्मूला है, तो हो जाएगा क्या 2 cos c की जगह क्या है 3 थीटा और प्लस d की जगह क्या है थीटा, बटा कितना हो जाएगा 2 और इनटू cos c माइनस डी यानी 3 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन कितना 2, फिर बटा क्या हो जाएगा, बटा ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, सी यहाँ 3D, यानी सी बराबर क्या है, सी बराबर 3 थीटा है और डी बराबर कितना है थीटा है। तो क्या हो जाएगा 2 sin 3 थीटा और प्लस थीटा अपॉन 2, और क्या हो जाएगा cos 3 थीटा माइनस थीटा। ये देखिए यहाँ 2 थीटा हो गया, 2 थीटा नहीं रहेगा, केवल थीटा रहेगा, केवल क्या रहेगा थीटा रहेगा। ठीक है, अपॉन 2। तो देखिए cos 3 थीटा माइनस थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा, ये cos ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और दो से ये दो कैंसिल, बचा क्या, बचा है हमारा cos 3 थीटा और एक थीटा कितना 4 थीटा हो जाएगा, तो cos 4 थीटा अपॉन 2 और बटा क्या साइन, यही भी 3 थीटा और एक थीटा 4 थीटा, यानी 4 थीटा अपॉन 2, ये हो गया 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यानी ये हम लिख लेंगे क्या cos 2 थीटा अपान क्या साइन 2 थीटा। तो cos थीटा अपान साइन थीटा बराबर क्या होता है काट थीटा, काट 2 थीटा। ये हमारा प्रूफ दैट यानी सिद्ध हुआ। जो लेफ्ट हैंड साइड से हम सवाल लगा रहे थे, ये लेफ्ट हैंड साइड से सवाल लगा रहे थे, तो क्या हुआ सिद्ध, क्या हो गया राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया, काट 2 थीटा, यही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए। कर रहा है प्रूफ दैट, सिद्ध करना है
कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए। तो देखिए, अगर हम सिद्ध करें, लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करना चाहते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे सिद्ध करेंगे राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा। तो देखिए इसको करना क्या होता है, ये साइन में है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान क्या होता है, कास थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अगर जब आप ये लिख सकते हैं, तो इसमें अगर हम ऊपर में ऐसा कर लें कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, स्पष्ट दिखेगा आपको। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, कास स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों में कॉमन हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, तो वन माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया, और बटा क्या बचा, ये कास स्क्वायर थीटा बचा। तो वन माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये फार्मूला है वन माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये बताया गया है आपको, टेग्नोमेट्री का जो एक क्लास स्पेशली क्लास लिए हुए हैं उसका वीडियो बनाया, वहां बताया गया है। वन माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और अपान क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। अब सेट करिए, पूछ ये रहा है कि ये सिद्ध करिए टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कैसे होगा। देखिए ऐसे होगा कि साइन के साथ कॉस को ले लीजिए, यानी हम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्या ले लेंगे, कास स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, साइन स्क्वायर थीटा, यही सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, है ना, सिद्ध हो गया आपका ये। यही सिद्ध करना था ना कि इतना लेफ्ट हैंड साइड वाला दिखाइए कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बिल्कुल आ गया, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपान कास टेन थीटा होता है, और इस साइन थीटा को ऐसे रहने दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन 48 डिग्री और अपान कास बयालीस डिग्री प्लस कास 48 डिग्री बटा साइन 42 डिग्री बराबर जीरो, सॉरी सॉरी बराबर दो, माफ करिएगा, बराबर क्या है, दो है। तो ये प्रूफ करना है, ये भी क्या करना है, सिद्ध करना है, यहाँ पे भी है, इसको लिखना चाहिए सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो आप इसमें क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध कर दीजिएगा। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध कर देते हैं, इसको यहाँ से अलग कर देते हैं, ये, चलिए लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 48 डिग्री और बटा कितना, कास 42 डिग्री प्लस कास 48 डिग्री बटा कितना, साइन 42 डिग्री, यही है। देखिए ऐसे सवालों को करना क्या है कि आप इसको 90 माइनस, यानी इसको भी साइन को भी कास के पदों में लाने की कोशिश करिए, और कास को साइन के पदों में लाने की कोशिश करिए। ये ऐसा तब संभव है जब हमारा एक ये टेग्नामेट्री में होता है, ये होता है यहाँ पे कितना होता है, जीरो, ये 90, 180, और ये 270, और यहाँ पे क्या होता है 360, जीरो व 360 होता है। तो हम ऐसा करते हैं, अगर साइन 90 इधर इधर आएंगे तो 90 माइनस आएंगे, और इधर जाएंगे तो क्या जाएंगे, 90 प्लस जाएंगे, इधर जाएंगे तो 90 माइनस जाएंगे। तो आप ये भी सुनेंगे, ए यस टी सी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यस फॉर साइन, साइन का उल्टा पॉजिटिव रहेगा, और टी फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे फलक क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। का सी कॉस, कास का उल्टा इसमें पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। तो देखिए हम यहाँ बात कर लेते हैं, इतना डिटेल में जाने के लिए बहुत समय लग जाएगा। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन को हम इसमें क्या कर लेते हैं, साइन 90 माइनस
क्या करते, साइन 90 में से अगर हम 42 घटा देंगे तो हम साइन 48 को साइन 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। बिल्कुल, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 ही ना आएगा। और बटा क्या कर दें हम इसको, कास 42 कर दें, कास 42 डिग्री। ठीक है। और प्लस इसी तरीके से हम कास इसको भी चेंज कर देते हैं, कास क्या कर देते हैं, कास 90 माइनस क्या, 42, इसको भी चेंज कर दीजिए। 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटाएंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा। और बटा ये क्या हो जाएगा, साइन 42। और एक चीज और, जब माइनस में होता है काश 90 में आल पॉजिटिव होता है और सब की वैल्यू चेंज होता है, साइन का काश हो जाता है, काश का साइन हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा और काश थीटा होता है। यानी कितना हो गया, काश 42 डिग्री ऊपर वाले का हो गया। और बटा ये भी कितना हो गया, काश 42 डिग्री। फिर प्लस कितना हो गया, कास 90 माइनस थीटा, फार्मूला होता है कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, कास थीटा। हमने बताया का फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो सवाल बड़े आसानी से हो जाएगा। तो कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कास 90 माइनस थीटा और साइन थीटा, माफ करिएगा, साइन थीटा। तो कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री। और बटा कितना, साइन 42 डिग्री नीचे है ही ये। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बड़ी आसानी से 1 + 1 बराबर क्या सिद्ध हो गया, 2 सिद्ध हो गया। प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, इति सिद्धम जिसको बोलते हैं, ये हमारा राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। ठीक, ये हुआ। 69 सवाल कर रहा है, काश इज इक्वल टू √3/2, तो साइन ए का मान बताइए। वेरी सिंपल है भैया, काश ए इक्वल टू दिया है, साइन ए का मान पूछ रहा है, तो आप जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - काश स्क्वायर ए होता है। लेकिन यहाँ साइन ए का मान पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए और इधर कड़ी लगा दीजिए, प्रेम से लग जाएगा एक कड़ी, काश स्क्वायर ए लग गया। काश ए की वैल्यू दे ही रखी है, रख दीजिए, साइन ए का मान निकल जाएगा। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - काश ए की वैल्यू √3/2 माइनस ये हो जाएगा √3/2 का होल, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो गया कितना, 1 - 3 का इस रूट में, जब हम रूट में 3 का है, अगर इसमें फिर रूट में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वहां से रूट हटती है, 3 हो जाता है, केवल रूट रूट हट जाती है, बाकी संख्या हो जाती है, तो 3 के बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 1 = 4 माइनस 3 बटा कितना, 4। तो आया कितना, 4 में से 3 गया 1, 1 के बटा 4 करड़ी में। आंसर कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का कितना होगा, 2। आंसर कितना आएगा, 1। साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए इक्वल टू 1 के बटा कितना हो गया, 1 के बटा 2, यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। फिर कह रहा है, लास्ट सवाल कह रहा है, साइन -210 का मान पूछ रहा है। ठीक है, साइन -210 का मान जब पूछ रहा है ना, तो एक आपके लिए फार्मूला होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। फार्मूला एक ये है, फार्मूला ये होता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, तो इसी में हम चेंज कर लिए, तो हो गया कितना, साइन -210 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं माइनस साइन 210। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं 180 डिग्री से, तो माइनस हम ले लेंगे माइनस साइन, इसको हम लिख लेंगे कितना, 180, और प्लस कितना, 30 डिग्री। 180 हम 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा ना, बिल्कुल आएगा 210। तो बराबर कितना हो गया, साइन 180 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, ये देखिए, हमारा जो चतुर्थांश है ये इसमें, यहाँ हमने बताया 90 होता है, यहाँ 180 अंश होता है, तो 180 प्लस है, किसमें है, प्लस है, किस चतुर्थांश में गया, थर्ड चतुर्थांश में, इसमें थर्ड में। थर्ड में tan और काट पॉजिटिव होता है, tan थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। और इसमें फलक चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है। तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, कितना हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। माइनस माइनस ऊपर हो जाएगा, सॉरी माइनस बाहर निकलेगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना आ गया, साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है,
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/2। ये आपका 70वां प्रश्न तक रहा। 52 से 70 नंबर तक प्रश्न आपको सॉल्व करा दिया गया है। बहुत ही अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सवालों को प्रैक्टिस करिएगा। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ज्यादा पूछने का मतलब 3 से 4, 4 प्रश्न तक आ जाते हैं, मतलब 4 नंबर तक के आ जाते हैं। तो 4 नंबर आपके लिए कम थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि 25 नंबर का अगर आपका पेपर बन रहा है तो 4 नंबर बहुत मायने रखता है। तो टेग्नोमेट्री के फार्मूले को याद कर लीजिए, और टेग्नोमेट्री के क्लास बनाया गया है टीएसपी क्लासेस की तरफ से। आप उसको जा करके देख लीजिए, वहाँ साड़ी उड़ी को बाकायदा समझाया भी गया है और सवालों को हल कराया गया है। ठीक है। तो आप बिल्कुल जो भी प्रश्न कराए गए हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार, दो बार, 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो। ठीक है। यही हमारी शुभकामनाएं रहती हैं। तो फिलहाल चलिए, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।